अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा एजेंडा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमने 8 क्वीन्स प्रॉब्लम्स को जेनेटिक्स एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। चलिए इसमें देखते हैं कि हम इसको थोड़ा-सा ओवरव्यू करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, अप्रोचेज़ हम इसके अंदर देखेंगे कौन-कौन से यूज़ करते हैं और उसके बाद फिर एक्चुअल जेनेटिक एल्गोरिदम पे फ़ोकस करेंगे और एट द एंड of our video we will look at the code example जो कि हम इस प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि 8 क्वीन प्रॉब्लम जो है एक क्लासिक प्रॉब्लम है, वेल नोन प्रॉब्लम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसे हम कॉम्बिनेटोरियल ऑप्टिमाइजेशन भी बोलते हैं। इसको हम कॉम्बिनेटोरियल ऑप्टिमाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर हमें मुख्तलिफ तरह की सीरीज़ या मुख्तलिफ तरह के कॉम्बिनेशंस या मुख्तलिफ तरह की अरेंजमेंट्स जो है या मुख्तलिफ तरह के ऑर्डरिंग जो है वो हमें सॉर्ट आउट करनी होती है। वो तलाश करनी होती है जो कि हमारे प्रॉब्लम को ऑप्टिमली सॉल्व कर सके। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्लेस 8 क्वीन्स ऑन एन 8 बाई 8 चेस बोर्ड so that no two queens threaten or attack each other. To prevent the queens from attacking one another, no two queens should be in the same row, column or diagonal. यानी कि हमारे पास 8 बाई 8 का एक चेस बोर्ड होगा, उसके अंदर उसके ऊपर हमने 8 क्वींस को प्लेस करने हैं, लेकिन हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो होगा, बेहतरीन जो हमारा आंसर जो है वो होगा जहाँ पे कोई भी क्वीन किसी दूसरी क्वीन को ऑप्टि अ, जहाँ पे कोई भी क्वीन किसी दूसरी क्वीन को अटैक ना कर सके, यानी कि वो सेम रो के अंदर ना हो, सेम कॉलम के अंदर ना हो या डायगोनली जो है वो एक दूसरे के ऊपर अटैक ना कर सके। अब यहाँ पे इसको देखिए कि जैसे ये एक चेस बोर्ड है और यहाँ पे हमने 8 क्वीन्स को प्लेस किया हुआ है एंड यहाँ पे देखिए ये जो क्वीन है ये इस पे अटैक कर रही है। अब ये इधर अटैक नहीं कर रही, इधर भी अटैक नहीं कर रही, इधर भी नहीं कर रही, इधर भी नहीं कर रही, इधर भी नहीं हो रही, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ईज़िली अटैक कर सकती हैं। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल लेआउट है, जो हमने इसको रैंडमली प्लेस किया हुआ है और हमें इसको अपने रूल्स के मुताबिक जो है प्लेस करना है। जी, तो इसमें हम अप्रोच क्या यूज़ करेंगे? वन अप्रोच टू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इज़ यूजिंग अ जेनेटिक एल्गोरिथम और जेनेटिक एल्गोरिथम इज़ एन इन्फॉर्म्ड सर्च ह्यूरिस्टिक greatly inspired by the biological principles of natural selection and genetics. तो ये सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक्स से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, इस वजह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इट आइटरेटिवली इन्हांसेस अ पॉपुलेशन ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशंस बाय सिमुलेटिंग द नेचुरल एवोल्यूशन प्रोसेस, यानी कि ये एक नेचुरल फिनोमेना को यूज़ करता है जिसके अंदर हम म्यूटेशन इस्तेमाल करते हैं, क्रॉसओवर यूज़ करते हैं एंड सिलेक्शन यूज़ करते हैं। और ये प्रोसेस जो है हम कंटिन्यू करते रहते हैं, इसको जारी रखते हैं जब तक कि हमें हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट जो है वो मिल नहीं जाता। इस एल्गोरिदम के जेनेटिक एल्गोरिदम के जो स्टेप्स में सबसे पहले नंबर पे जो स्टेप आता है जी, वो है इनिशियलाइज़ेशन। इनिशियलाइज़ेशन में हम क्या करेंगे जी, कि क्रिएट अ रैंडमाइज्ड पॉपुलेशन ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशंस, यानी कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह की बोर्ड स्टेट्स हो सकती हैं, हम ले सकते हैं इसको और दीज अरेज रिप्रेजेंट द क्वींस पोजीशन ऑन द चेस बोर्ड। इसमें हम रोज एंड कॉलम्स को इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पे मुख्तलिफ रोज एंड कॉलम्स के अंदर हम क्वींस को प्लेस करेंगे जो कि हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम का हिस्सा होंगी। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसको आप अगर गौर से देखें तो हमारे पास ये 3 है, तो ये हमने थर्ड रो में इसको प्लेस कर दिया, 2 को सेकंड रो में, 7 को सेवंथ में, 5 को फिफ्थ रो में, यहाँ पे अगेन सेकंड रो में, ये फोर्थ रो में और ये 1 पे और ये 1 पे। इसी तरह से हमने अपनी सारी की सारी ये चेस बोर्ड्स जो है इसके ऊपर इस तरह से इसको प्लेस कर दिया है। ये रैंडमली हमने इसको रखा है। और अगर हम इंडिविजुअली देखें तो यहाँ पे हमने ये बुनियादी तौर पे देखना है कि हमारे पास ये चेस बोर्ड के ऊपर हमने इसको रखा हुआ है सारी की सारी क्वींस को, तो हमने इसके नॉन अटैकिंग पेयर्स को कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए कि क्वीन 1 जो है, अब ये इसके ऊपर अटैक कर रही है, तो इस पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन ये इसके ऊपर अटैक नहीं कर रही, इधर अटैक नहीं कर सकती, इधर नहीं कर सकती, इधर नहीं कर सकती, इधर भी नहीं कर सकती और इसके ऊपर भी अटैक नहीं कर सकती। तो ये रिमेनिंग हमारे पास 6
पेयर्स बनते हैं, तो ये हमने क्वीन 1 के 6 पेयर्स हमने यहाँ पे निकाल लिए। फिर उसके बाद सेकंड क्वीन ले लेंगे। अब इसको हमने काउंट नहीं करना क्योंकि इसके ऊपर हमने कंपैरिज़न है, ये हमने इसको कंपेयर कर लिया हुआ है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दूसरी क्वीन है, ये इधर अटैक यहाँ पे देखिए नहीं कर सकती, इधर भी नहीं कर सकती, इधर भी नहीं कर सकती, लेकिन इधर अटैक कर रही है ये, इधर भी नहीं कर सकती, इधर भी नहीं कर सकती। तो यहाँ पे हमारे पास इसके जो है वो 5 पेयर्स आ जाएँगे और ये भी हमने कंपेयर कर लिया है। नेक्स्ट जो है थर्ड क्वीन हमारे पास, ये इसको अगर आप देखें तो इधर अटैक नहीं कर सकती क्योंकि ये डायगोनल नहीं है, इधर डायगोनल पड़ी हुई है, इधर अटैक कर सकती है, इधर भी नहीं हो सकता, इधर और इधर भी नहीं हो सकता। तो ये रिमेनिंग 4 पेयर्स जो है हमारे पास है, तो ये थर्ड क्वीन 4 पेयर नॉन अटैकिंग पेयर्स जो हैं, ये इसके होंगे। और इसको भी हम निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए कि इधर अटैक नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता और इधर नहीं हो सकता लेकिन इधर अटैक हो सकता है। तो ये हमारे पास 3 पेयर्स बचेंगे। ये हमने इसको निशान लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली क्वीन है, तो ये इधर अटैक नहीं कर सकती, इधर और इधर भी अटैक नहीं कर सकती। तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 पेयर्स होंगे। ये भी हमने कर लिया है। और यहाँ पे देखिए कि ये जो है इधर अटैक नहीं कर सकती और इधर भी अटैक नहीं कर सकती। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर्स हो गए। अब ये 2 क्वीन्स रह गई हैं, तो ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई भी ऐसी क्वीन नहीं है कि जिसके ऊपर ये अटैक ना कर सके। तो क्योंकि इनको तो हमने कंपेयर कर लिया है, इनके साथ तो कंपैरिज़न करना नहीं है, रिमेनिंग 2 हैं। तो ये इधर अटैक कर सकती है और ये इधर अटैक कर सकती है। तो इस क्वीन को जब हम देखेंगे तो इसका 0 नॉन अटैकिंग पेयर होगा और इसको देखेंगे तो ये भी 0 नॉन अटैकिंग पेयर होगा। तो इस तरह से हमने इसको इंडिविजुअली सारे के सारे बोर्ड्स को हमने चेक कर लिया, वेरीफ़ाई कर लिया। तो अब हमने क्या करना है कि हमने जैसे ये फर्स्ट को चेक किया है, इसके नॉन अटैकिंग पेयर्स जो है वो हमने कैलकुलेट किए हैं, उन सबको अगर मैं आपको यहाँ पे लेके जाऊँ, तो ये हमारे पास जो है ये टोटल इसका सम अप इन वैल्यूज़ का जब हम सम अप करेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो 23 आएगा। तो इसी तरह से हमने इसको भी सम कर लिया कैलकुलेट करके, इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, ये हमारे पास इसका टोटल आ गया और इसकी फिटनेस जो है वो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तो हम इन सब को ग्रैंड टोटल करेंगे और 23 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 जो है हम करेंगे तो सपोज़ ये हमारे पास कितने आ गए हैं जी 60, 70 और 78 आ गया 23 डिवाइडेड बाय 78 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारे पास 29 परसेंटेज आ जाएगी इधर 31 परसेंटेज आ जाएगी क्योंकि हम 23 को 24 के साथ रिप्लेस कर देंगे और फिर 24 को 11 के साथ रिप्लेस कर देंगे फिर 11 को 20 के साथ रिप्लेस कर देंगे तो ये रिस्पेक्टिवली हमारे पास 14 एंड 26 जो है ये सारा कुछ परसेंटेज में आ जाएगा। अब हमने इसकी फिटनेस जो है वो कैलकुलेट कर ली है यहाँ पे। अब ये सारा कुछ जो है आप इसको अगर देख लेंगे, ये मैंने वर्ड्स में सारा कुछ लिखा हुआ है और जो चीज़ मैंने आपको समझाई है, अब हमें सिलेक्शन करना है नेक्स्ट। इसमें हमारे पास 3 मुख्तलिफ मेथड होते हैं और तीनों में से हमें कोई एक चूज़ करना होता है। तो नंबर 1 पे हमारे पास टूर्नामेंट सिलेक्शन है। टूर्नामेंट में हम क्या करते हैं कि रैंडमली 2, 3, 4, 5 जितने भी हमें रिक्वायर्ड होती है, वो हम जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ताकि उनकी वजह से हम आगे पॉपुलेशन बढ़ा सकें। और दूसरे नंबर पे हमारे पास है रोलट व्हील सिलेक्शन। रोलट व्हील में जो है हम क्या करते हैं कि एक व्हील ले लेते हैं और उसके ऊपर सबसे पहले अपनी फिटनेस जो है वो सारा कुछ प्लेस कर देते हैं और वो प्लेस करने के बाद हम उस व्हील को घुमाते हैं और जैसे ही वो व्हील घूमने के बाद आहिस्ता 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 वो स्लो होकर रुकेगा तो उसके ऊपर हमने 2 एंगल्स में 2 मुख्तलिफ जगहों पे एरो हेड्स लगाए होते हैं। तो वो उन एरोज़ के सामने जहाँ पे आके व्हील रुकता है, वहाँ पे जो भी जो है वो वैल्यूज़ आएँगी वो हम जो है सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे। और रैंक्ड बेस के अंदर हम रैंडमली उसकी जो है वो रैंकिंग बना लेते हैं और उसी रैंक की बुनियाद पे हम जो फर्स्ट रैंक है उसको पहले सेलेक्ट करते हैं, सेकंड रैंक को बाद में सेलेक्ट करते हैं। तो इसके बाद जो है स्टेप हमारे पास आ जाता है क्रॉसओवर। तो क्रॉसओवर के अंदर हम क्या करते हैं कि वी परफॉर्म क्रॉसओवर बिटवीन पेयर्स ऑफ पेरेंट्स टू क्रिएट न्यू ऑफस्प्रिंग।
यानी कि हम 2 क्रोमोसोम्स को लेके आपस में क्रॉसओवर करते हैं कि एक पोर्शन जो है वो उठा के दूसरे के अंदर मिक्स कर देते हैं और दूसरे का एक पोर्शन उठा के पहले वाले के साथ मिक्स कर देते हैं। तो क्रॉसओवर इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू क्रिएट अ चाइल्ड सॉल्यूशन। और इसके अंदर आपने ये बात नोट करनी है कि 8 क्वीन प्रॉब्लम टिपिकली अ सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर इज़ इम्प्लाइड, यहाँ पे जो है सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर जो है वो इम्प्लाई किया जाता है। तो सिलेक्शन जो है अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर ये रॉलट व्हील की जो है एक जो है वो इमेज जो है वो आप देख लें कि सपोज़ कर लें कि ये हमारे पास व्हील है घूमने वाला और इसके अंदर हमने अपनी फ़िटनेस लेवल जो है जैसे 14% है, 26% है, 29%, 31% हमने इसको ए, बी, सी, डी का नाम दे के और यहाँ पे साइडों पे इसके हमने एरोज़ लगा दिए। अब इस व्हील को हम जो है ऐसे घुमाएँगे ज़ोर से तो ये व्हील घूमना शुरू हो जाएगा और फिर आहिस्ता-आहिस्ता होते-होते ये एक स्टेज ही आएगी कि ये रुक जाएगा और जैसे ही ये रुका है तो फ़र्ज़ कर लें कि एक एरोहेड के आगे जो है ये ग्रीन कलर आ गया, दूसरा येलो है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि डी जो है ये वाला और बी जो है ये एज़ अ पेरेंट जो है हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इनके जो क्रोमोसोम्स हैं इनको हम आपस में मिक्स करेंगे, क्रॉसओवर करेंगे, यहाँ से हमारी सिलेक्शन हो चुकी है। और जब हमने इसकी सिलेक्शन करनी है तो यहाँ पे ये देखिए कि ये हमारे पास ए क्रोमोसोम है और ये हमारे पास बी क्रोमोसोम है और जब हमने इसको क्रॉस ओवर करना है तो यहाँ पे मे बी कि आपको क्लियरली ना दिखाई दे, इसको आप गौर से देखें तो यहाँ से इधर जो है और कलर है और इस एंगल पे कलर और है। इसी तरह से इधर से इधर और कलर है और इस एंगल पे कलर और है। तो ये हमने इसको 3 टू 7 जो है ये हमने इसका ले लिया, ठीक है? 3 टू 7 और यहाँ पे 4 8 5 5 2 और ये हमने ये इसका ले लिया। तो ये हमारा एक क्रोमोसोम जो है पेरेंट ए जो है ये हमारा बन गया। और इसी तरह से 2 4 7 जो है ये हमने इसका ले लिया और 5 2 4 1 1 जो है ये हमने इसका ले लिया। तो इस तरह से ये हमारा दोनों क्रोमोसोम की क्रॉस ओवरिंग जो है यहाँ पे मुकम्मल होती है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे हमने ये बी और डी क्रोमोसोम्स लिए हैं 2, 4, 7 यहाँ से हमने लाइन लगा दी है और इसको हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया और उसके बाद जो है ये हमारा जो है डी वाला इसको 1, 5, 1, 2, 4 जो है ये हमने इधर कंबाइन कर दिया। कुछ पोर्शन इसका और कुछ पोर्शन इसका। तो ये मिल के जो है एक पेरेंट जो है नया पेरेंट जो है क्योंकि एक्चुअल हमारे पास जो क्रोमोसोम्स थे वो थे बी और डी के। तो यहाँ पे हमने ई और एफ जो है वो जनरेट करने थे, तो यहाँ पे हमने एफ को जनरेट कर लिया। सिमिलरली हमने 2, 4, 4 जो है यहाँ पे ले लिया और 4, 8, 5, 5, 2 जो है ये बी का हमने ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास ई जो है ऑफस्प्रिंग यहाँ पे क्रिएट हो चुका हुआ है। तो नेक्स्ट जो है जी हमारे पास म्यूटेशन है। म्यूटेशन में आपने ये ख़्याल रखना है कि हमें 0.01 या मैक्सिमम 0.1 जो है वो परसेंटेज को म्यूटेट करना है। उसके लिए सिर्फ़ एक वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं और रैंडमली आप कोई भी वैल्यू जो है वो उठा के उसको तब्दील कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 4 को लिया और उसको मैंने 7 में क कन्वर्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे एफ के अंदर 2 को लिया और 6 में कन्वर्ट कर दिया। आप कोई भी कहीं से भी किसी भी वैल्यू को लें और उसको आप जो मर्ज़ी वैल्यू के साथ तब्दील कर दें। तो यहाँ पे ये हमारे पास म्यूटेशन जो होता है, आपको पता है कि ये हमने एक माइनर चेंज करना है ताकि हमारे ऑफ़स्प्रिंग के अंदर ये एक जो प्लस पॉइंट है, एक पॉज़िटिविटी जो है, ये हम उसके अंदर इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। एंड नेक्स्ट है जी हमारे पास 6 पॉइंट पे रिप्लेसमेंट रिप्लेस द करंट पॉपुलेशन विद द न्यू जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग सॉल्यूशंस। तो ये हम उसके साथ रिप्लेस कर देंगे और टर्मिनेशन जो है कब होगी हमारी ये सिलसिला जो हम 2 से लेके 7 तक 6 तक का जो स्टेप है ये हम रिपीट करते रहेंगे यहाँ तक कि हमें एक बेहतरीन रिज़ल्ट जो है सैटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट जो है वो हमें मिल जाए या जितनी जनरेशंस हमने बनानी थी जो हमने शुरू में डिसाइड किया था, तो हम उतनी जनरेशंस बना लें, तो वहाँ पे आके हम रुक जाएँगे। या तो अपने रिज़ल्ट को देखेंगे या हम नंबर ऑफ जनरेशंस पे आके जितनी हमारी रिक्वायर्ड थी वो हम बना लेंगे। एंड इसके बाद जो है हम एक कोड एग्ज़ाम्पल देखते हैं, इसके अंदर हम पॉपुलेशन साइज़ जो है वो 50 ले रहे हैं, म्यूटेशन रेट जो है वो 0.1 लेंगे, 100 जनरेशंस लेंगे और उसके लिए टूर्नामेंट सिलेक्शन जो है ये हम अडॉप्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद है क्रॉसओवर जो है उसके लिए हम सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर यूज़ करेंगे और म्यूटेशन रैंडमली स्वैप्स टू पोजीशंस इन अ बोर्ड स्टेट।
तो उसके लिए हम अभी कोड एग्ज़ाम्पल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए कि हमारे पास हमने रैंडम लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है, मैटप्लॉटलिब को, ये ऑप्शनल चीज़ है, ये ज़रूरत नहीं है आपको इसके अंदर करने की, सिर्फ मैं आपको विजुअल दिखाना चाह रहा था, इस वजह से मैंने इसको यूज़ किया, अदरवाइज़ इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर एल्गोरिदम, मैटप्लॉटलिब जो है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि पॉपुलेशन साइज़ 50 लिया है, म्यूटेशन रेट जो है हम 0.1 जो है वो डिसाइड किया है, और आप कुछ भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो चेंज कर सकते हैं, और मैक्स जनरेशन जो है हमने 100 जो है वो करनी है। तो इसके बाद जो है जी नंबर 1 पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप गौर से देखिए, तो नंबर 1 पे हम जनरेट बोर्ड पोज़ीशंस, तो हमने उसके लिए ये एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने रैंडम लाइब्रेरी से रैंड इंट जो है ये फ़ंक्शन को कॉल किया, उसको बोला कि 0 से 7 तक हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, और ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 8 वैल्यूज़ हैं, यानी कि हमारे पास पोज़ीशंस हैं, 8 बाई 8 का हमारे पास चूँकि कॉलम में रो है, तो उसके अंदर से ये वैल्यू जनरेट करो और वो हमें रिटर्न करो। नेक्स्ट पॉइंट पे हमने फिटनेस जो है वो चेक करनी है। तो यहाँ पे देखिए, फिटनेस के लिए हमने कैलकुलेट फिटनेस का हमने एक मेथड हमने बना रखा है, और कॉन्फ्लिक्ट्स हमने यहाँ पे काउंट करनी है। असल में हमने नॉन अटैकिंग जो है वो निकालने हैं। जब अटैकिंग हमारे पास होंगे, या हम डायरेक्ट अटैकिंग नॉन अटैकिंग भी निकाल सकते हैं, या अटैकिंग को निकाल लें और टोटल में से आप अटैकिंग जो है वो निकाल दें, तो नॉन अटैकिंग हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप को यूज़ किया है, और फॉर लूप जो है हमारे पास आई जो है ये हमारी रोज़ को हैंडल करेगा, जे हमारे कॉलम्स को हैंडल करेगा, i+1 जो है ये हमारे पास एक कॉलम से दूसरे कॉलम के ऊपर लेके जाएगा, और टोटल जो है हमारे पास पोजीशंस जो है वो 8 हमने प्लेस करनी है। और यहाँ पे हमने, अगर हमारे पास बोर्ड स्टेट i इक्वल्स बोर्ड स्टेट j, यानी कि कॉलम जो है वो j के बराबर आ जाता है, या फिर हम एब्सोल्यूट फंक्शन को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि जी अगर ये डायगोनली भी एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं, तो फिर क्या है कि j-1 जो है, ये ऐसी सूरत में ये इसको स्किप तुमने करना है। और जो यहाँ पे फिर हमने कॉन्फ्लिक्ट को इंक्रीज़ बाय 1 कर देना है, अगर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहेंगे, और हमारा जो टारगेट है वो है 28 जो है वो रिटर्न करवाना, यानी कि ये 28 वो वैल्यू है जो कि एक फ़िटनेस के लिए बेहतरीन है। अगर ये वैल्यूज़ हम अचीव कर लेते हैं, तो हम ऑप्टिमल रिज़ल्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। राइट? तो इसके बाद है जी हमारे पास सिलेक्ट पेरेंट्स फ्रॉम क्रॉसओवर यूजिंग टूर्नामेंट सिलेक्शन। तो यहाँ पे हमने टूर्नामेंट सिलेक्शन जो है ये एक मेथड बनाया है, उसको हम अपनी पॉपुलेशन एज अ पैरामीटर देंगे, और उसको हमने बता दिया कि जी 5 की सिलेक्शंस करनी है, और रैंडमली जो है हमने उससे सिलेक्शन करवानी है, और वो सिलेक्शन करके हमारे पास जो है इंडिविजुअल्स को एक्स इंटू वन जो है 1/1 जो है हमें रिटर्न करेगा, और वो 5 जो है वो जो फ़िटनेस के लिहाज से बेहतरीन होंगे, वो जो है वो हमें प्रोवाइड कर देगा। और उसके बाद हमने क्रॉसओवर करना है। क्रॉसओवर के लिए हमने पेरेंट 1 जो है वो एज़ अ पैरामीटर दिया है, और पेरेंट 2 पैरामीटर दिया है, और यहाँ पे हमने इसको कहा है कि जी उसका शुरू वाला जो पोर्शन है प्लस पेरेंट 2 का जो एंड वाला जो पोर्शन है वो लेके उसको सम कर दो, और जो हमें नया ऑफस्प्रिंग बनता है वो हमें रिटर्न कर दो। और उसके बाद म्यूटेशन के अंदर हमने उसको बोला है कि जी सिर्फ़ हमारे पास 2 वैल्यूज़ को आपने म्यूटेट करना है, और उसको आपस में एक्सचेंज कर देना है। यानी कि एक वैल्यू जो है वो एक तरफ से होगी, पोज़ीशन 1 होगी और पोज़ीशन 2 होगी, और फिर हम उसको स्वैप कर देंगे, कि इसको एक्सचेंज कर देंगे, कि हमने इधर से पोज़ीशन 1 से एक सेलेक्ट कर लिया, और पोज़ीशन 2 से हमने एक सेलेक्ट कर ली, और यानी कि आप इसको कह लें कि पेरेंट 1 से एक कर ली और पेरेंट 2 से एक एक कर ली, और फिर उसके बाद हमने उसको जब स्वैप किया, तो पहली वाली को हमने क्या किया, चेंज कर दिया पेरेंट 2 के साथ, और इसको भी हमने पेरेंट 2 के साथ हमने चेंज कर दिया। तो इस तरह से स्वैपिंग करके रिज़ल्ट जो है हम रिटर्न करवा लेंगे। और इसके बाद जो है जी हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन हमने यहाँ पे जनरेट करवानी है, और जनरेट करवा के पॉपुलेशन वेरिएबल के अंदर हमने यहाँ पे इसको स्टोर कर लेना है, और यहाँ पे हमारा एक्चुअल जेनेटिक एल्गोरिदम जो है वो काम करेगा, और यहाँ पे हम ये लूप लगाएँगे, और ये बार-बार उसको आइटरेट करता रहेगा, और
विद इन रेंज जो है ये कोशिश करेगा कि हमें मैक्सिमम या ऑप्टिमल रिज़ल्ट जो है ये हमें रिटर्न करे। तो इसके बाद जो है हमारे पास जो भी रिज़ल्ट आएगा हम उसको न्यू पॉपुलेशन के अंदर स्टोर करेंगे और फिर जो है हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। और ये जो एंड पे जो चीज़ें आ रही हैं ये मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन जो है ये मैंने इसको विजुअल में कन्वर्ट किया है मैटप्लॉटलिब को देके। ये इस एल्गोरिदम का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये हिस्सा नहीं है। तो इससे ऊपर-ऊपर जो है ये आपने इसका एल्गोरिदम जो है वो देखने हैं। तो इसको मैं अगर रन करता हूँ और जी, तो देखिए ये हमारे पास ये इसकी आउटपुट जो है आपको दिखाई दे रही है, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये अटैकिंग पेयर्स हैं, ये यहाँ पे भी अटैकिंग है। तो ये सिचुएशंस क्यों आ रही हैं? क्योंकि ये हमें करेक्ट 100% एक्यूरेट आंसर नहीं मिला। इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो है हमने जो पॉपुलेशन साइज़ वो 50 रखा है और मैक्स जनरेशन जो है वो 100 है। तो अब इन जो कॉम्बिनेशंस है इसके अंदर पॉसिबल हो सकता है कि जी हमें ऑप्टिमल रिज़ल्ट ना मिले। लेकिन हम अगर इसको इंक्रीज़ कर दें, सपोज़ हम पॉपुलेशन साइज़ जो है इसको 200 कर देते हैं और मैक्स जनरेशन जो है मैं इसको 500 कर देता हूँ। तो इसके बाद जो है अब आप अगर चेक करें तो हमारे पास ज़्यादा बेटर चांसेस होंगे ऑप्टिमल रिज़ल्ट के। लेकिन जब आप इसको और ज़्यादा करें, चलिए पहले इसको हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास इधर कहीं पे अटैक नहीं हो रहा। यहाँ पे अगर हम देखें ये भी अटैक नहीं कर रही। ये थर्ड क्वीन जो है ये हमारी ये भी अटैक नहीं कर रही। फोर्थ क्वीन जो है ये भी जो है कहीं पे अटैक नहीं कर रही। फिफ्थ क्वीन जो है ये भी अटैक नहीं कर रही। सिक्स्थ जो क्वीन है ये भी अटैक नहीं कर रही, सेवंथ भी नहीं कर रही और एट भी जो है वो भी कहीं पे अटैक नहीं कर रही। तो जैसे-जैसे आप पॉपुलेशन साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे और नेक्स्ट जनरेशंस की जो तादाद जो है वो उसको बढ़ाएँगे, तो ये आपके पास जो है ब्राइटर से ब्राइटर चांसेस आते जाएँगे कि आपको ऑप्टिमल रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि अगर हमने 50 और 100 जो है वैक्सीनेशंस कर दिया तो उसके अंदर अगर भी पॉसिबिलिटी हुई तो ये उनमें से ये हमें बेस्ट आंसर निकाल के दे देगा और उसके अंदर नॉन अटैकिंग पेयर्स कम से कम होगी। तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होगी कि जी इसके अंदर नॉन अटैकिंग पेयर जो है वो बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन जैसे-जैसे आप इसको इंक्रीज़ करते जाएँगे तो ये इसकी जो ऑप्टिमल रिज़ल्ट जो है वो आपको डेफ़िनेटली मिलता जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।